No one can block the blessings that God has for you. So you need not worry. Keep moving in your life. मेरे आज के मेहमान भी इस बात को विश्वास के साथ महसूस करते रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ ना ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया और अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का उन्होंने डट कर मुकाबला किया। आज आलम यह है कि वो अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर रहे हैं जो किसी भी दूसरे आदमी के लिए प्राप्त करना शायद थोड़ा दुष्कर हो सकता है, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपनी मेहनत पर और दूसरा उन्हें विश्वास था उन ब्लेसिंग्स पर जो भगवान ने उन पर बना कर रखा है। आज मेरे साथ हैं आकाश के अग्रवाल जी। जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उन्हें बखूबी जानती है, क्योंकि वो एक बहुत ही रिनाउंड ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं। उनकी बनाई हुई डिज़ाइन की हुई ज्वेलरीज सुष्मिता सेन पहनती हैं और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उसे पहनते रहती हैं। और मैं उनके बहुत सारे फैशन शोज़ में भी शिरकत कर चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त थीम के साथ वो फैशन शोज़ करते हैं। उनकी खास बात यह है कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ऐसे वैसे सोशल एक्टिविस्ट नहीं, वो पता है किस लिए काम करते हैं। वो LGBTQ जो ग्रुप है, वो जो कम्युनिटी है, उनके लिए कार्य करते हैं। टेडेक्स स्पीकर हैं, जेमोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड के माध्यम से भी लोगों को जीवन की दिशा दिखाते हैं। जो कार्य वो करते हैं, असल में उस कार्य में उन्होंने अपना जी जान डाल दिया है और वो अपने जीवन के उस मुकाम से आगे बढ़े हैं जहाँ पे अक्सर लोग अपना हौसला खो देते हैं, हार मान जाते हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। तो मैं आकाश जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ और उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल ना जो ये महीना चल रहा है, जून का महीना, वो चल रहा है प्राइड मंथ। जून के महीने को सेलिब्रेट किया जाता है प्राइड मंथ के तौर पर। वो क्यों है, क्या है, ये सब बातें जानने के लिए आज हम बात करेंगे आकाश जी से। तो आकाश जी, देयर वी गो। वेलकम, नमस्ते। हाय, हेलो, कैसे हैं नमस्ते। आप? कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? I'm so good. I'm so good. And I'm so excited कि हम 2 साल बाद आज फिर से मिल रहे हैं और फिर से हम आज बात करेंगे। या सो माय ये जून का महीना जो है वो प्राइड मंथ के तौर पे जाना जाता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज अ प्राइड मंथ। तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो मुझे प्राइड मंथ के बारे में समझाए, बताए और हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी दे। सो प्राइड मंथ 1970 में शुरू हुई एक सेलिब्रेशन कहें या रेजिस्टेंस फॉर चेंज का एक माध्यम कहें, जिसमें हम लोग उन्हें अमेरिका में ये प्राइड मंथ मनाना शुरू हुआ, जो 1970 में एक बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम अगेंस्ट गे एंड LGBTQ कम्युनिटी के बाद आया। भारत में 2018 में जब स्क्रैपिंग ऑफ 377 आया, उसके बाद प्राइड मंथ को बनाने का चलन और भी बेहतरीन तरीके से और बहुत बढ़ चढ़ के बनना शुरू हुआ। बिकॉज हमारे लिए 2018 से जो घटना बदली, जब सेक्शन 377 स्क्रैप हुआ, तो उसके बाद प्राइड मंथ के मायने बहुत बदल गए। एंड दैट इज हाउ इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइड मंथ भी आज वही है जो उस समय 1970 में अमेरिका का था, कि लोगों को बताया जाए हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमारी क्या जरूरतें हैं। कुछ बदलाव आया, क्योंकि प्राइड मंथ मनाना क्या होता है ना, कई बार हम किसी चीज को एक डे पे सेलिब्रेट करते हैं और वो लगता है कि सब कुछ बदल गया, बस उस दिन के लिए बदलता है। एक महीने के लिए ऐसा लगता है कि सारी दुनिया समझ रही है, बूझ रही है, लेकिन वो एक महीने के बाद क्या उसका असर रहता है या वो सेटल डाउन हो जाता है? क्योंकि असर तो रहता है, क्योंकि आप सोचो, जब आप साल में एक दिवाली एक दिन मनाते हो तो उसका कुछ आगे पीछे की हलचल बहुत लंबे समय तक रहती है। तो हम तो यहाँ एक महीना हमारी लैंगिकता के बारे में बना रहे होते हैं, इजहार कर रहे होते हैं। फर्क आता है, बातचीत होती है, ऐसे माध्यम जैसे कि एक आपका है, हम लोग उस पे पहुंचते हैं, अपने बारे में बता पाते हैं। सो एक मंथ में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं हम लोग, जिससे जितना ज्यादा लोगों को बता सके कि हम कौन है, हमारी कम्युनिटी कौन है, उस तरफ काफी बदलाव महसूस होता है। और चाहे ये बदलाव अभी ऊपरी तौर पे ही हो, चाहे वो कई लोग उसको टोकनिज्म कहें, कई लोग उसको PR स्ट्रैटेजी कहें, कुछ भी कहें, पर मुझे लगता है कि हर चीज को देखने के दो तरीके हैं। तो आई वुड लुक फॉर अ पॉजिटिव साइड टू इट।
अच्छा, जब हम 2 साल पहले मिले थे और हमने बहुत सारी बातें की थी, उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो अभी भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। पर मैंने पिछले 2 सालों में कुछ चेंजेस देखे, खबरों में भी चेंजेस देखी। तो आप मुझे बताइए, जिस लेवल पर आप हैं, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, आप एक्चुअली लोगों की आवाज हैं, इस पूरे एलजीबीटीक्यू ग्रुप की आप ना आवाज हैं। आपके पास ना एक शक्ति है कि आप नहीं, जुबान बहुत मैं अच्छे से ना लड़वाते हैं। आवाज हूँ ना, मैं आवाज नहीं हूँ उनकी, मैं उनकी शक्ति नहीं हूँ, और मैं वो संगठन अकेले से नहीं हूँ। मैं उनमें से एक हूँ, सागर की एक बूंद हूँ। और क्योंकि बूंदे जुड़ के जो महासागर बनता है वो बदलाव की तरफ बढ़ता है। तो नहीं, इतने सारे शब्द और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी तौर से जो मैं कर सकूं, जितना हो सके, बस उतनी सीमा रहती है मेरी। लेकिन आपने फिर भी बहुत कुछ किया है और आप लगातार कर भी रहे हैं। आप जिस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जिस फक्र के साथ चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं, वो लोगों में कम हिम्मत है। आजकल लोगों में हौसला आ रहा है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नहीं आ रहा। मैंने हाल फिलहाल में गे मैरिजेस सुने, तो उनके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे बड़ी सारी रील्स देखी, थोड़ी फनी रील्स भी होती थी जिसमें रिचुअल्स को छोड़ रहे हैं, अब लड़का लड़की जो बने उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो कुछ फनी भी है, लेकिन ये बदलाव लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा लगता है। पर आप ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। देखिए, लोग ये बदलाव एक्सेप्ट करें या ना करें का मुद्दा नहीं है। ये बदलाव आना जरूरी है का मुद्दा है। लॉ इन प्लेस आना जरूरी है। क्या हमने आज भ्रूण हत्या से हम पार हो गए? क्या हम डॉरी से बाहर हो गए? क्या हम मैरिटल रेप से बाहर निकल गए? हम समाज की बहुत सी ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर नहीं निकल पाए, पर उनके प्रति एक लॉ आ जाना आपको एक ताकत देता है। तो जब हम पे इक्वल मैरिज राइट्स एज अ पॉलिसी इन प्लेस आते हैं, तो मुझे और मेरे हमसफर को एक शक्ति मिलती है कि कोई और मेरे साथ हो ना हो, मेरा संविधान मेरे साथ है, मेरा कानून मेरे साथ है, और हम फिर बहुत सी मुश्किलों को साथ गुजर सकते हैं। पर अगर लॉ ऑफ द लैंड आपके पास नहीं है, तो हम्म। आप फिर बहुत ज्यादा बंध जाते हैं। मैंने ऐसा सुना था कि बैंगलोर में शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक गे कपल ने मकान ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें मकान नहीं मिला, ये कह के कि हम आपको नहीं दे सकते हैं मकान, किराए पर मकान नहीं मिलेगा। तो ये चीजें तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? वो तो मुझे लगता है, वो गे कपलों को मकान ना मिलना तो ठीक है। अभी अकेली कमाऊ लड़की को इस शहर में मकान नहीं मिलता, कहते हैं आपके आगे कौन है पीछे कौन है, चाहे उसकी कोई भी पोस्ट ऑफ वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एमएनसी हो, फिर भी पूछते हैं पापा का नाम क्या है या हस्बैंड का नाम या क्या है। हम किस समझ में आते हैं। हाँ, तो ऐसी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करने के लिए, क्योंकि फिर वो लड़की के पास राइट टू एक्सेस हाउसिंग है, हम पे वो राइट टू एक्सेस एज अ कपल टू हाउसिंग नहीं है। राइट, तो जिसके पास अधिकार है वो उसके साथ इतना भेदभाव है, तो सोचो जिसके पास अधिकार ही नहीं है उसकी जर्नी कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। तो बहुत दिक्कतें हैं। और बेसिकली जब मुझसे लोग कहते हैं कि भाई ये राइट टू मैरिज क्या है, आपको हम विस्तरित होना है किसी के साथ, हो जाइए, इसमें इतना सामाजिक बदलाव की बात क्यों करते हैं? तो फैक्ट ये है कि ये हम बिस्तर होने का कानून नहीं है, ये हम सफर के साथ खुल के बाइज्जत जीने का कानून है। क्योंकि व्हेन यू विद योर हस्बैंड हैव शेयरिंग अ लाइवलीहुड, आप बैंक अकाउंट में लोन्स एक साथ ले सकते हैं, आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, आप एक दूसरे को बेनिफिशियरी बना सकते हैं आफ्टर डेथ और बिफोर डेथ। आप एक दूसरे के मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन साइन कर सकते हैं कि भाई अगर ये व्यक्ति इस बीमारी से गुजर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको आप सारे मेडिकल चीजें दें और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता या लेती हूँ। राइट, सो वो जो इट इज नॉट अ बेनिफिशियरी पॉलिसी, इट इज ऑल्सो अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ एक दूसरे के लिए कोई तो खड़ा हो। और समाज के वो बच्चे जो 14, 15, 16 साल की उम्र में जिनके अपनों ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको जब जीवन में एक हमसफर मिलता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और पर फिर उस साथी के पास कोई टूल नहीं है, कोई पॉलिसी इन प्लेस नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समाज कब बदलेगा, या समाज के बदलने का इंतजार ना रखते हुए कानून का जो हमें माध्यम है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, वो मिलना हमारा पहला हक है। समाज अपना समय लेता रहे, पर उसमें हम जैसे कितनी जनरेशन घुट के और दम तोड़ेंगी, मुझे ये बताओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक दिन ऐसे सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं,
हम कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हमें भी प्यार की जरूरत महसूस होती है। ऐसा तो आपके साथ भी होता होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्या अपने जज्बातों का दम घोटना पड़ता है? मुझे लगता है योगिता कि मैं तो बहुत एक प्लेस ऑफ प्रिविलेज से बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो माँ और बहन और दोस्तों का साथ है, घर पे छत है, वहाँ खाने के लिए रोटी है। तो शायद मेरे पास वो गम सच्चे दिल से बताने के शब्द नहीं होंगे, पर ये बहुत बड़ा सत्य है कि समाज में हमारी कम्युनिटी के कितने बच्चे जो घर से भागे होते हैं, शोषित होते हैं, अकेले होते हैं, वो कभी सड़क पे खड़े होकर अपनी रोटी का इंतजाम कर रहे होते हैं, तो कभी कुछ करके अपनी रोटी का इंतजाम करते हैं, और उनके पास कोई सहारा नहीं होता। और जिसके माँ बाप उसका होने का सहारा मना कर दें, तो समाज तो फिर भी समाज है उसमें। हाँ, आज हम मैं ये नहीं कहता कि कई दोस्त जीवन में ऐसे नहीं मिलते जो माँ बाप या बहन भाई से ज्यादा बढ़ के आपका साथ देते हैं, पर वो कितने लोग हैं, और उसका क्या फ्यूचर है, वो तो बहुत ही बड़ी बात है ना। और आप सोचो, माँ बाप उस बच्चे को घर से निकालते हैं जिसको उनके भगवान ने ही उनकी गोद में दिया होता है। तो आप भगवान को मानते हैं पर भगवान के तोहफे को नहीं, उसकी तौहीन करना पसंद करते हैं। तो फिर फैमिली यूनिट से बड़ा सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है। पूरा मैंने हमेशा ये कहा है, शायद पहले आपके प्रोग्राम पे भी कहा होगा, या मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरा यहाँ पर बैठ के लाइव पर ये बात बोलना या अपना नाम ओहदा कमाने पे सबसे बड़ा बात यह कि मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाया। मुझे बेसिक नेसेसिटीज के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, तो मैं ग्रोथ की तरफ कंसंट्रेट कर पाया। पर जिसको अपना रोज का खाने का बंदोबस्त करना हो या खोली का बंदोबस्त करना हो, वो जीवन में फिर और क्या कैसे पाएगा। आप ठीक है। मैंने आपसे बात करने के बाद मैंने बहुत से ऐसे लोगों का और भी इंटरव्यू लिया था। जैसे मैंने लिया था कि इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर एक जर्नलिस्ट है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, जोया लोधी करके उनका नाम है। और एक मैंने इंटरव्यू लिया था, एडवोकेट है, महाराष्ट्र की फर्स्ट एडवोकेट हैं, उनका नाम पवन यादव है, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। वो तो मतलब वकील है, वो तो चीजें बनाती हैं, लॉज बनाने में भी काम करती हैं। तो जब मैंने दोनों का इंटरव्यू लिया था, दोनों की में एक चीज मुझे कॉमन लगी कि चाहे एक बहुत अच्छा कमा रही थी और एक फोटो जर्नलिस्ट है, लेकिन उसके बाद भी उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा लेते हैं, लेकिन आगे काम नहीं देते हैं। यही हाल वो जो वकील थे उन्होंने भी बोला कि लोग ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाते कि मेरा केस ये लड़ पाएगी और जीत पाएगी कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ट्रस्ट नहीं बनता? नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। और वो तो मेरे साथ भी है। वो तो मतलब मैंने जब मैंने डिजाइनिंग, आज मेरे को ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हुए 10 साल हो गए, पर आज से 5 साल पहले जब मैंने ये बताया कि मैं कौन हूं, तो मैंने बहुत से क्लाइंट्स खो दिए। और लोगों अच्छा। को झिझक थी। लोगों को लगता है कि अगर हम बताते हैं कि हम ओपनली गए हैं, तो हम ग्लैमर या हम पीआर अटेंशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम बहुत सा बिजनेस लॉस करते हुए भी अपनी लैंगिकता के बारे में बताते हैं। क्योंकि लोगों को झिझक होती है हम जैसे लोगों के साथ बात करने में, अपने परिवार वालों को अपने यहाँ लेकर आने में, और उनको लगता है नहीं, ये सब तो नहीं, हम ये सब नहीं देख पाते। मतलब लोगों की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है ये कब रुकेगा, कब चीजें खुलेंगी, आसान हो जाएंगी? जैसे मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लड़कियों को भी तो उनका हक नहीं मिलता है ना? तो फिर तो एक तो मेल है, एक फीमेल है, और एक अदर्स वाली कैटेगरी है। फीमेल को भी वही वाली हालत है, अदर्स की भी वही हालत है। हम भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, आप भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। मतलब ये लड़ाई अनवरत चलती रहनी है। There's no हाँ, ये end लड़ाई to this। चलती रहेगी, और वो उसका समाधान इससे है ही नहीं कि मुझे उसका ये पता करना है कि ये लड़ाई मुझे कब तक लड़नी है। मुझे अपने आप को कहना है कि लड़ाई तो ताउम्र लड़नी है, और उसके लड़ाई के तरीके बदलेंगे। जैसे 377 स्क्रैपिंग से पहले हमारी लड़ाई के मुद्दे कुछ और थे, मैरिज इक्वालिटी के बाद शायद मुद्दे कुछ और हो जाए। मुद्दे खत्म नहीं हो, क्योंकि बदलाव समाज के हर एक कोने तक लेकर जाना है। और वो मुझे लगता है एक व्यक्ति या एक जिंदगी काफी नहीं है उसके लिए, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चीजें बदलती रहेंगी, और चेंजेस के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं और आप जो यहाँ बैठ के बात कर पा रहे हैं, मैं ये जो प्रिविलेज स्पेस पे हूँ, न जाने मुझसे पहले कितने लोगों ने इस मौके के लिए भी लड़ाई लड़ी हो। आपकी वीडियो अचानक रुक गई थी।
मैंने आपकी कहा कि वो इस मौके के लिए वो लोग कितना लड़े होंगे, कितना परिश्रम किया होगा कि हाँ, हमसे 3 जनरेशन बाद कोई व्यक्ति खुल के ये बोल तो सके कि मैं गे हूँ, क्योंकि वो लोग तो घुट के मरे हैं ना। उन लोगों के जीवन में तो वो भी चीज, उनके पास ये भी प्रिविलेज नहीं थी कि वो ये बोल सके कि मैं गे हूँ। उनको इतनी शर्मिंदगी इस बात की महसूस कराई जाती थी। और आज नहीं, आज ये बात नहीं है कि ये शर्मिंदगी समाज से बिल्कुल चली गई है। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी लैंगिकता को लेकर शर्मनाक महसूस करते हैं, उनको कराया जाता है। तो समाज नहीं बदला है, पर काम तो करते रहना पड़ेगा बदलाव के लिए। आप कई बार कॉलेजेस में भी जाते हैं बोलने के लिए, तो वहां पे आपको रिस्पांस किस तरह का मिलता है? जो ये वाली जनरेशन है, उनके अंदर एक्सेप्टेंस क्या हमारी वाली जनरेशन के मुकाबले ज्यादा है? ये शायद मतलब ये बहुत ही एक जनरलाइज टर्मोलॉजी हो जाती है कि मैं कहूँ ये जनरेशन पिछली से बेहतर है, क्योंकि इस जनरेशन में भी अल्फा मेल अल्फा फीमेल आइडियोलॉजीज हैं। लड़के आज भी उसी तरीके के पैराडॉक्स से गुजर रहे हैं जो मेरे समय में लड़के अपने पैराडॉक्स से गुजर रहे थे, चाहे वो उनकी लैंगिकता की बात हो, चाहे वो उनकी मर्दानगी को देखते हुए उनका एक नजरिया। तो मुझे नहीं लगता मर्दानगी अभी भी इस टॉक्सिक जो अल्फा थॉट प्रोसेस है वो निकली है। बस सिर्फ फर्क ये है योगिता कि बोलने वालों को बोलने की हिम्मत मिल गई है। ऐसा नहीं है कि बुली नहीं होते बच्चे आज, ऐसा नहीं है कि आरवी जो डीपीएस में स्कूल में यौन शोषण की घटना के बाद जिसने अपनी खुदकुशी करी, वो बच्चा एक बहुत ही डीपीएस फरीदाबाद के बड़े पढ़े लिखे अंग्रेजी स्कूल के माध्यम में जाता था और वहां पर उसके साथ यौन बुली हुआ, वो ट्रॉमेटाइज हुआ, उसने सुसाइड किया, और ये कुछ 2 साल पुरानी बात है। तो ये जनरलाइज होगा ये कहना कि ये जनरेशन पहले से बेहतर है। मुझे लगता है इसमें जनरेशन का कोई हाथ नहीं है, इसमें बच्चों और माँ बाप का कोई हाथ नहीं है, इसमें परवरिश का हाथ है। इसमें आप क्या इंसान पैदा हो रहे हैं और इंसान बन रहे हैं, उसका हाथ है। क्योंकि अगर लोग कहें कि शिक्षा के माध्यम से आप समाज में बदलाव ला सकते हैं, तो मैंने तो वो जजेस और वो कोर्ट में वो लॉयर्स देखे हैं जिन्होंने ना जाने क्या क्या कहा है हमारे खिलाफ। तो वो तो शिक्षित थे और वो तो संपूर्ण तरीके से प्रिविलेज थे, पर उनकी मानसिकता या उनकी सहनशीलता बहुत हल्की थी। तो इंसानियत की बात है, जियो और जीने दो। बोलने में और जितना आसान है, मुझे लगता है करने में लोगों के लिए उतना ही मुश्किल हो रखा है। इसलिए वो ना जी रहे हैं ना जीने दे रहे हैं। आप बॉलीवुड के हर सेलिब्रिटी को ऑलमोस्ट जानते हैं, लोग आपसे आपके फैन भी हैं, वो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं। कभी आपने उनसे ये बात नहीं की कि फिल्में ऐसे माध्यम है जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का काफी ज्यादा दारोमदार उनके पास होता है आज भी, लेकिन फिल्मों में अगर किसी थर्ड जेंडर को दिखाया जाता है तो उसे बहुत नीचा ही करके दिखाया जाता है। अगर वो चाहे तो इस चीज को बदल सकते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा, उनसे बात करी? मतलब एक्चुअली जब हम बढ़ रहे थे ना, हम बच्चे थे और हम जवानी में जब हमने पिक्चर्स देखी तो हमने बॉबी डार्लिंग का कैरिकेचर देखा और मादा लाडला बिगड़ गया का गाने सुने, राइट। ये बॉलीवुड हमारे लिए कर रहा था। उसी तरह पैरेलल सिनेमा में ऑनर और ऋतुपर्णा घोष का अमेजिंग वर्क था फॉर क्वेयर नैरेटिव। आज मेन स्ट्रीम सिनेमा में बदलाव आया है, मुझे ये कहते हुए ना कोई दो राय है ना शक है कि जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, जो मूवीज बन रही हैं, चाहे वो चंडीगढ़ करे आशिकी हो, चाहे वो भूमि की और राजकुमार राव की मूवी आई थी विच इज बधाई 2 या बधाई 2 शायद। नैरेटिव तो बदल रहा है बॉलीवुड में भी, और अब जो नैरेटिव नहीं बदल रहा है वो बदलना नहीं चाहते। अब वो लोग जो अभी भी कैरिकेचर का इस्तेमाल करते हुए हमारे समाज की तरफ हीनता का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो अगेन वो उस समाज का हिस्सा है जिनको सिग्निफिकेंस और सेंसिटिविटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि अब पहले वो जो बॉबी डार्लिंग वाला कैरिकेचर था वो फिर भी अनजान तरीके से हुआ होगा, उतनी उन इंसानों में सामाजिक सोच नहीं होगी। पर आज अगर कोई एक क्वेयर बंदे के ऊपर मेन स्ट्रीम सिनेमा में मजाक बना रहा है
तो फिर वो जान के बना रहा है। क्योंकि अगर हम और आप जैसे लोग लाइव के माध्यम से, प्राइड मंथ के माध्यम से दरवाजे खिड़खड़ा रहे हैं और तब भी कानों में शोर नहीं बजा, तो फिर वो बहरा होके बैठा है, रुई डाली है, वो फिर जान के किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। आपसे बात करते समय मुझे लगा कि मैं एक आपसे सीक्रेट क्वेश्चन आपका पूछूं। सीक्रेट क्वेश्चन ये कि आप जितने फेमस हैं, जितना आप काम कर रहे हैं, आपको प्यार करने वाले बहुत सारे ऐसे होंगे, लेकिन उन प्यार करने वालों में कोई एक ऐसा जिसे आप बहुत पसंद करते हैं? नहीं, बहुत है और मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं मतलब प्यार तो, हाँ, मुझसे ज्यादा अब किसी से और प्यार ही नहीं हो सकता, मुझे ये बात पता है। मतलब आई नो इफ आई विल नॉट लव माई सेल्फ, नो बडी कैन लव मी। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो मैं ही हूँ, और रोज अपने आप से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करनी पड़ती है, तब जाके इस जिंदगी को जीने की हिम्मत मिलती है। तो वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लव एंड एडमिरेशन मेरी किसी और से है ही नहीं, मेरी खुद से है। और खुश नसीब हूँ कि कुछ प्यार करने वाले जीवन में हैं, और आई एम हैप्पी विद दैट। आपको इंस्पायर कौन करता है? जिंदगी, experiences. हाँ, my experiences in life inspires me a lot to do more, live more. Practicing gratitude inspires me a lot to be better. क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि मेरे साथ क्या गलत हुआ तो गलत ही देखता रह जाऊंगा, पर ये देखूं कि नहीं यार, औरों से बेहतर मुझे मौके मिले हैं, तो अपने जीवन में थोड़ी हिम्मत मिलती है, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि यार अपने गम से आगे बढ़ो, दूसरे के गमों में साथ दो। आई थिंक वो मेरे लिए काफी जरूरी हो जाता है। आपने अपनी जर्नी में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला, और जो आज आप बने हैं, शायद उन जितना दर्द आपने झेला उसका एक आप आउटपुट अब आप हैं। मैंने कुछ नहीं झेला, मतलब ऊपर वाले की कृपा थी। मतलब आई थिंक मैंने बहुत बेहतर जिंदगी पाई है बहुतों से। तो ऑल्सो मुझे वो विक्टिम, आई कैन नॉट बी अ विक्टिम ऑफ एनी मिजरी। मुझे अगर कोई दिक्कत आती भी है तो उससे बाहर जीत के निकलने की कोशिश होती है। तो वो विक्टिमहुड तो मुझे लोगों का बहुत साथ मिला, आप जैसे लोगों का बहुत साथ मिला। आपकी मेरी कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने बहुत साथ दिया। तो मेरे साथ खुश नसीबी कहो, लक कहो, भगवान की कृपा कहो, अच्छे कर्म कहो, कुछ भी कहो, वो काम आए। मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो आकाश मालूम है जिसने अपनी मुश्किलों को डट करके झेला है और कभी दर्द बाहर झलकने दिया ही नहीं। यू आर नॉट ऑफ दैट काइंड, जैसे आपने खुद बोला कि मैं चीजें बाहर निकालता ही नहीं हूँ। आपको सब कुछ पता है कैसे आप चीजों को संभाल लेते हैं। आपकी जिंदगी के अगर 3 इम्पोर्टेंट लेसन आप शेयर करना चाहें तो वो क्या 3 लेसन होंगे जिसने आपको आज वो बनाया है जो आप हैं? अपनी जिंदगी में जो लोग आपके से गुजरे उनको भगवान का फरिश्ता समझ के समझेगा। वो चाहे 2 साल आपके साथ दोस्ती निभाए, 2 दिन निभाए, 2 घंटे निभाए, उनसे जो सीख लिया है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, इंस्टेड ऑफ जब वो रिलेशनशिप से फॉल आउट करे और उनको ब्लेम करे। तो अगर कोई दोस्त मेरे साथ ताउम्र नहीं रह पाया पर उसके साथ मैंने जिंदगी के कुछ 5 साल गुजारे और वो किसी वजह से दोस्ती खत्म हो गई, तो मेरे लिए वो 5 साल में अच्छे कर्म उसके किए मेरे प्रति मुझे याद रहेंगे। सो आई थिंक लिविंग इन थैंक यू फॉर दैट पर्सन, किसी के लिए मन में घृणा नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है उसकी जगह नहीं होती। आई कैन नॉट हेट समबडी, so no hate. I think what also helped me is hearing my own gut. आपसे ज्यादा सच्चा आपको और कोई नहीं बता सकता। ये आपके ऊपर है कि आप उसको सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर आप सुबह, दिन, दोपहर, शाम किसी के साथ गलत करके आएंगे और आपको चैन की नींद आ जाए तो यानी कि ऐसा हो नहीं सकता। पर अगर आपका ज़मीर आपको सच बोल रहा है, उसकी आप बात सुन रहे हो, तो आप एक बेहतर जीवन जरूर जी पाओगे। या ऐसी चीजें हैं, आसान है मुझे। और एक जो टैगोर का जो वो एकला चलो का जो थॉट प्रोसेस है कि चल दो, कि तू कदम बढ़ा और कारवां तेरे साथ बढ़ता चलेगा, और ना भी बढ़े तो तू तो कदम बढ़ा, कारवां कारवां की देखेगा। अपने को क्या, मैं अकेले चलूं उसके बाद 2 जुड़े 6 जुड़े की भी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और अपना कदम दूसरों के मारे नहीं बढ़ाना है। इट्स ओके, क्या पता हम कुछ
तार जिंदगी भी अकेले चढ़े, पर खुद को खुद के साथ खड़ा होना, उससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपका क्या कोई मिशन है, कुछ ऐसा खास मिशन आपने सोच रखा है कि मुझे ये करना है? कोई मिशन? नहीं, मैंने सरेंडरिंग कर रखी है पूरी ऊपर वाले को, उसको जो कराना है करवा ले। क्योंकि मैं कौन, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने एक दिन मैं अपनी लैंगिकता के बारे में इतना खुल के बात कर पाऊंगा। उसका ऊपर वाले ने हमारे लिए ज्यादा बेहतर प्लानिंग की हुई है, हमको बस सरेंडरिंग करते हुए उसको फॉलो करना है। आई कांट ओवर थिंक कि मुझे ये अचीव करना है, ये नहीं, मुझे बस अपने आप को निरंतर तैयार रखना है हर बदलती सिचुएशन के अंदर। दैट इज माई आइडिया। अच्छा, आपने इस बीच में बहुत चीजें की, जैसे आपने टैरो भी किया, आप मिस्टिक फीलिंग में भी विश्वास करते हैं और आप करते भी हैं। तो ये जो अचानक आपने जेमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीजों को अपने जीवन में शामिल किया है, इसने आपको एज अ पर्सन क्या और स्ट्रेंथ दी है, क्या खास किया है? बिल्कुल, मुझे लगता है ज्ञान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मतलब और ज्ञान वो है जब आप ज्ञानी ना बनो, ज्ञान पाते हुए अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ते रहो। क्योंकि अगर आपने ज्ञान पाके अपने आप को ज्ञानी समझ लिया तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। सो वॉट एवर आई एम लर्निंग टू लर्न, नॉट टू गाइड। आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। तो मैं अगर कुछ सीख रहा हूं तो वो अपनी बेहतरी के लिए सीख रहा हूं, लोगों की बेहतरी के लिए नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू बी योर गाइड, आई एम गोइंग टू लर्न एज अ सच। So I think that every science which I have learned to learn more of life, and that makes me happy. स्पिरिचुअलिटी से आपको क्या लगता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है, इन एंड आउट, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है? हाँ, मतलब जिस दिन जब मैंने अपनी जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एक तो मुझे लगता है कि आप इस जन्म में स्पिरिचुअलिटी अचीव नहीं कर सकते, आप पिछले जन्म से तैयार होना शुरू होते हैं, तब इस जन्म में ज्ञान आता है उस तरफ पहले कदम का भी। और वो कदम कब किस जन्म में जाके खत्म होगा ये भी नहीं पता। तो अगर इस जन्म में आपको ये लग रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, तो उसके लिए आपने 2 जन्म पहले वहां तक आने की मेहनत की होगी। इज माई थॉट प्रोसेस टू स्पिरिचुअलिटी। नाउ व्हाट स्पिरिचुअलिटी फॉर मी हैज हेल्प्ड इज कि मेरे अंदर से आई एम नॉट दिस एंड आई एम नॉट दैट का एक फिनोमेना है। ना मैं ये हूं ना मैं ये हूं। तो जो समाज मुझे ढांचों में बांध रहा है, उससे बंधने से बाहर की आजादी मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी ही देती है। आई एम नॉट दैट। निसर्गदत्ता महाराज का जो कहना है, राइट, नॉर दिस नॉर दैट। तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है कि आप मुझ में मर्द देख रहे हैं, आप मुझ में औरत देख रहे हैं, आप मुझ में किन्नर देख रहे हैं, आपको जो देखना है वो देखिए। मैं इसमें कुछ भी नहीं देख रहा हूं, मैं इसमें एक आत्मा का वास देख रहा हूं और उसकी जर्नी पे हूं। दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच आई बिलीव इन। किसी ढांचे में मुझे रहना नहीं है। और जब मुझे कोई बोलता है कि ओके आप किसको फॉलो करते हो, तो फॉलो मैं किसी को नहीं करता हूँ। आई एम नॉट समबडी कि मैं कहूँ मैं इस बाबा का भक्त हूँ या मैं इस कल्ट को मानता हूँ, वो मुझसे नहीं होता। क्योंकि मेरे लिए सब बाबा ना मुझसे बड़े हैं ना मुझसे छोटे हैं, हम सब समान व्यक्ति हैं। तो और अब अगर आपको ग्रंथ सुनने का शौक, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ग्रंथ पढ़ने का शौक रखिए तो खुद जानेंगे अपने ज्ञान के बारे में। क्योंकि हम लोगों को बहुत सी चीजें सुनने का शौक है कि फलाने आदमी ने हमें ये बताया, तो हम उसको ज्ञानी, अपने को अज्ञानी समझ बैठते हैं। द आइडिया खुद डिस्कवर करो कि तुम्हारी गीता में या महाभारत में क्या लिखा। बिल्कुल। आपके साथ बात करके ना सच में हर बार मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का ना एक नया पन्ना मैंने खोल लिया, कुछ नया आज मैंने सीख लिया। चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप एक सोशल मैसेज तमाम उन लोगों को दें जो हम में से, मतलब मुझे लगता है कि मैं और आप एक ही गाड़ी पे सवार हूँ, मेरी अपनी एक जर्नी है, अपना एक स्ट्रगल है, आपकी अपनी एक जर्नी, अपना एक स्ट्रगल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात आप कहेंगे वो शायद हम जैसे हर किसी को एक सही मार्गदर्शन मिल पाएगा। मैं वही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में बहुत गम है और उनके प्रति उनसे घुटना और उनमें ही खो जाना आपका एक तरीका हो सकता है, बट अपने से
परे, मतलब अगर मैं आपकी मदद चाहता हूं तो पहले मैं अपने आप को सक्षम करूं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप की सीमाएं ना बांधे, अपने आप को कमजोर ना महसूस कराएं। तो अपने आप को जितना लोगों के साथ बांटोगे, उनके गम में जितना खड़े होगे, आपके पास कभी किसी की कमी नहीं होगी आपके साथ खड़े होने के लिए। You be the other hand, another shoulder in people's life instead of you accepting everybody should be my shoulder. तो अपनी सीमाओं को बांधो नहीं, उनको असीमित करो, is my thought. बहुत अच्छी बात आपने कही। असीमित नाम भी आकाश है, जिसकी कोई सीमा नहीं, आप असीमित हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और मुझे मौका दीजिए कि मैं हर बार जब आप कुछ और एक नया अचीव Thank करें, मैं you. आगे बार फिर आऊं, फिर आपसे सवाल पूछूं। एंड थैंक यू सो Thank मच you फॉर so क्रिएटिंग। much, Yogita, for doing what you're doing. It all makes a lot of difference. And समाज तब बदलेगा मुझे लगता है जब हर माँ बाप अपने बच्चे को स्वीकार सकेगा। मुझे बहुत से लोग ये बोलते वी लव यू, वो मोस्टली मेरे दोस्त ही होते हैं जो कहते हैं यार हमें तू कैसा भी है, हमें तुझसे बहुत मोहब्बत है। और मैं कहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत के बिना भी शायद जीवन निकल जाएगा, बट अपने बच्चे को वो मोहब्बत दे सको तो बात है, अपने भाई को वो मोहब्बत दे सको तो बात है, अपने बुआ चाचा ताऊ कोई किसी भी उम्र में अपनी लैंगिकता के बारे में बताने की हिम्मत रख सके, उस हिम्मत का साथ देना सच्ची मोहब्बत रहेगी। बहुत सही बात आपने कही। मोहब्बत के आपने जो सही डिस्क्रिप्शन है वो दिया कि हम अपने दोस्तों को तो कह सकते हैं, लेकिन जिन्हें जानते हैं, जिन्हें पैदा किया है, ये जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते हैं, उनको एक्सेप्ट करने में हमें कितनी दिक्कतें होती है, शर्म आती है ना हमें सोशली। एक लगता है कि अरे कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो खैर ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी एंड इट्स गोइंग टू हेल्प अस गे लॉट। फ्रेंड होना बड़ा फैंसी है, पर गे बेटा नहीं होना चाहिए। वैसे बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आकाश सब कुछ बदल रहा है और आपके बड़े से आकाश में बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट वाज लवली।